हेलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप होंगे। और आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखो, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है, जैसे पशु परिचर की, ये पशु परिचर की 35वीं क्लास है आपकी। कौन सी क्लास है? 35वीं क्लास है। और ये क्लास जो है आपकी, बिल्कुल इसमें राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं 30 क्वेश्चन को अपन देख सकते हैं। और आपका ये जो पेपर हुआ था 29/8/2022 को हुआ था। वैसे देखो, ये जो क्लास बना रहा हूँ मैं मुख्य रूप से तो पशु परिचर की, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड वाला भी देख सकता है, सेकेंड ग्रेड वाला भी देख सकता है, थर्ड ग्रेड वाला भी देख सकता है। एलडीसी की तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है, जूनियर अकाउंटेंट वाला भी देख सकता है जिसका पेपर हो चुका है, ग्राम सेवक वाला भी देख सकता है, पटवारी वाला भी देख सकता है, राजस्थान पुलिस वाला भी देख सकता है, लाइब्रेरियन भी देख सकता है, और आपका छात्रावास अधीक्षक का पेपर वाला भी देख सकता है। यानी कुल मिला के भाई राजस्थान जी के तो सब जगह कॉमन होता है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, बस फ़र्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक एक आपका होता है आरएस, ठीक है। एक बीच में आप ले लो जैसे एसआई, और फिर या ले लो आपका चतुर्थ श्रेणी, जैसे कि कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आपका, पशु परिचर वाला एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। तो इसमें पेपर का लेवल बहुत थोड़ा हार्ड होता है, इसमें एवरेज होता है, और इसमें थोड़ा लो होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो तीनों अपन हाई भी पढ़ेंगे, लो भी पढ़ेंगे और मीडियम भी पढ़ेंगे। तीनों लेवल को मैं कंप्लीट करूँगा। इसलिए जो भी आप मेरी क्लास देख रहे हो, आपकी कोई भी तैयारी हो, बेफिक्र होकर पढ़िएगा, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो पशु परिचर वाले साथियों का हाल कैसा है पहले कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सभी साथी। क्योंकि मैंने कल परसों की क्लास में आपको बताया था कि क्लास नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा चलो क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पशु परिचर वाले जो साथी हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो वापस से आ जाए, कहीं ना भटके। एक नंबर कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी कि तुरंत आ जाए और क्लास से जुड़ जाए आप सभी लोग, और क्लास को शेयर भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो देखो, AW प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। देखो, AW प्रकार की जो जलवायु आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। देखो, अब मैं बता देता हूँ। इसके अनुसार अब AW प्रकार की जो जलवायु है कहाँ नहीं पाई जाती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, झालावाड़, बांसवाड़ा, और आपका चित्तौड़गढ़, और आपका सिरोही। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सिरोही के अंदर नहीं पाई जाती। देखो, इसमें यह है कि पूरा सिरोही में नहीं पाई जाती, केवल माउंट आबू में पाई जाती। इसलिए इसका राइट आंसर क्या माना आपको पता है? सिरोही माना। बाकी झालावाड़ में भी पाई जाती है, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ का भी मतलब लगभग पूरा हिस्सा है जहाँ AW प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो, इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई, मॉडल आंसर की तो आ गई, लेकिन फाइनल आंसर की आएगी तब हो सकता है इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया जाए, क्योंकि AW प्रकार की जलवायु सिरोही के माउंट आबू में पाई जाती है। तो मैं भी पॉसिबल हो सकता है, बाकी सिरोही को सही भी मान सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में आपके क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ सारा। देखो, आप देखना, ये राजस्थान का मैप है आपका, ठीक है। राजस्थान का मैप आपका पतंगाकार भी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जैसलमेर थोड़ा सा जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, या जो आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो पाई जाती है BWHW। क्लियर? बाकी जितने भी जिले बच गए इन सभी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, BSHW। ठीक है, BWHW यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु होता है, ठीक है। हिंदी में BWHW का जो अर्थ होता है, जबकि मैं कर लूँ BSHW यानी अर्ध शुष्क और स्टेपी प्रकार की जलवायु। क्लियर? अब देखो,
अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी AW का आपका थोड़ा सा सिरोही, फिर नीचे आ जाओ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और इधर आपका झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ कुछ पार्ट आपका इसका कोटा का भी शामिल है, बारां का भी शामिल है। तो यह AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्लियर। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ CWG। ये आपकी जो CWG है, उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु, ये जो पाई जाती है आपके, देखो बाकी के जितनी भी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, सोय माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, यहाँ पर आपके कौन सी CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करूंगा, सवाल कैसे बनते हैं एग्जाम से वो क्लियर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोटा बूंदी जिले में कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो कोटा और बूंदी जो आता है आपका CWG में आता है। किस में आता? CWG में आता। क्लियर। और देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, सर्वाधिक बीहड़ कोपेन के कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो बीहड़ कौन से खंड में पाया जाता है आप सभी को पता, ये भी आपका CWG के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर। क्योंकि आपके सर्वाधिक भीड़ है सोई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और सोई माधोपुर, करौली, धौलपुर कौन से जलवायु खंड में है? CWG में है। ठीक है, उपाद्र और मानसूनी। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि आपके पूछा गया था जेल प्रेरी का पेपर 2018 में, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है BSHW, और ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, बहुत कम बच्चे इसका उत्तर बता पाए थे। इसका जो राइट आंसर आपका BSHW। कई बच्चों के मन में ये आएगा सर सबसे बड़ा तो आपको कौन सा BWHW है, लेकिन नहीं, BWHW से बड़ा है आपका BSHW। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BSHW हो जाएगा। इसके अलावा देखो कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का किसको आधार माना। तो देखो कोपेन ने तो वर्गीकरण का आधार जो माना वो वनस्पति को माना। किसको माना भाई? वनस्पति को। वैसे देखो तापमान और वर्षा को भी लिया, लेकिन सर्वाधिक जो आधार कहते हैं ना सबसे ज़्यादा किसे माना, तो वनस्पति का आधार पर माना। ठीक है, आधार सबसे मतलब मुख्य रूप से जो आधार माना वनस्पति को माना। ठीक है, इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ थार्नवेट ने वर्षा को आधार माना भाई। किसको? वर्षा को आधार माना। जबकि मैं बात कर लेता हूँ किसकी, थार्नवेट ने वर्षा को तो मुख्य रूप से माना, तापमान वाष्पीकरण को भी माना, जबकि टिवार्था ने वनस्पति को अपना जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण माना। टिवार्था का मुख्य रूप से कन्फर्म है, अदर कुछ भी नहीं लिया, इन्हें वनस्पति को ही आधार माना टिवार्था ने। क्लियर, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो एक कृषि अधिकारी 2021 में आपका एक सवाल आया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले में किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो आपका बाड़मेर और झुंझुनू किस जलवायु में आता? BSHW में आता भाई, BSHW। क्लियर, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखना आपको। तो संत रामचरण जी की पीठ शाहपुरा में बिल्कुल सही सुमेलित है, पहला वाला सही सुमेलित है। संत हरि रामदास जी सिंहथल बीकानेर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। संत रामदास जी खेड़ापा जोधपुर बिल्कुल सुमेलित है। संत दरियाव जी, ये रेवासा नहीं भाई, ये रैण में है। कहाँ पर है भाई? रैण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम सनेही संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामचरण जी है। रामचरण जी की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो रामचरण जी है ना, इनके गुरु का जो नाम है वो करपा राम है। क्या क्या? करपा राम, बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, संत रामदास जी के जो गुरु है ना वो हरि रामदास जी। कौन है भाई? हरि रामदास जी। और हरि रामदास जी के जो गुरु है वो जयमल दास है। कौन है? जयमल दास। और संत दरियाव जी के जो गुरु है वो है पेमदास जी। पेमल दास कह दो या पेमदास जी। ठीक है, इनके गुरु के नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं क्या होने वाला आपका। प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। ये घास के मैदान पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों की स्थानीय लोगों को शामिल करना। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो अपन देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में नक्की झील पड़ती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नक्की झील आपकी जो पड़ती है वो पड़ती है सिरोही में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नक्की झील के बारे में बता देता हूँ। नक्की झील एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, आपको याद रखना कैसी है भाई, मीठे पानी की झील और ताज़ा पानी की झील। दूसरा, नक्की झील एक क्रैटर झील है। अब आप सुनो सर ये क्रैटर झील क्या होता? तो क्रैटर झील जिनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है ना, ज्वालामुखी के फटने से या निकलने से होता है, जिसे कीपनुमा आकृति बन जाती है ना ऐसी, वहाँ पर जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रैटर झील कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, लोक कहावतों के अनुसार तो यह कहा जाता है कि भाई देवताओं ने इसका जो निर्माण किया वो नाखूनों से खोद कर किया। क्लियर, ये वाला फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। दूसरा, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बिल्कुल नक्की झील है। कितनी ऊंची है तो मैं बता देता हूँ, 1200 मीटर ऊंची है भाई, यानी 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील 1200 मीटर ऊंची है। अब सवाल ऐसे बन सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, सबको पता, लेकिन कितनी ऊंचाई पर है ये नहीं पता। तो आज ये फैक्ट आप याद रखना कि 1200 मीटर ऊंची। क्लियर। दूसरा, अगर अब घुमा के अगर सवाल पूछ ले जाओ कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो भी आपकी नक्की झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। बिल्कुल आपको याद रखना कितनी गहरी है, 35 मीटर गहरी है। क्लियर। और नक्की झील जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं ना वो उसे अपनी गंगा मानते हैं और अपनी जो पूर्वज होते हैं जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है उनकी अस्थियों का विसर्जन वही करते हैं नक्की झील में। क्लियर। दूसरा, नक्की झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जहाँ हिल स्टेशन स्थित है भाई, बिल्कुल याद रखना। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जहाँ हिल स्टेशन स्थित है वो नक्की झील है आपकी। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू सिरोही में, और कहीं भी नहीं है। राजस्थान में एक ही आपका हिल स्टेशन है माउंट आबू सिरोही के अंदर। दूसरा देखो, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो शीत ऋतु में बर्फ जम जाती है, सर्दियों के अंदर बर्फ जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा नक्की झील के किनारा आपको देखो 3-4 चट्टानें मिल जाएगी जो कि एग्जाम से पूछी है, तो उनके नाम बता देता हूँ। एक तो आपकी टोड रॉक है। कौन सी रॉक? टोड रॉक। एक आपकी नन रॉक, एक आपकी नंदी रॉक, ठीक है, और एक आपकी हॉर्न रॉक। ये चारों चट्टानें जो है आपके नक्की झील के किनारे पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये नक्की झील के बारे में था। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि राजस्थान की सबसे समुद्र तल से सबसे नीची झील कौन सी है। सबसे ऊपर तो मैंने बता दी। अब बढ़ते आगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान की न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता वाला जिला जो है महिला के मामले में वो है जालोर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाए। सर कितनी थी ये भी बता दो। तो जालोर की जो महिला साक्षरता है ना वो 38.5 है भैया, क्योंकि जालोर की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, केवल 38% महिलाएं, 100% में तो 38.5% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब देखो अगर साक्षरता के बारे में आया तो थोड़े से फैक्ट और बता के मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखो राजस्थान की ऑल ओवर जो साक्षरता है वो 66.1% है, जबकि शहरी साक्षरता की बात कर लो तो 79.7% है, और ग्रामीण साक्षरता की बात कर लो तो 61.4 है। याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऑल ओवर साक्षरता 66.1, ठीक है, जबकि शहरी जो साक्षरता है, शहर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं तो 79.7, और ग्रामीण में कितने तो 61.4। क्लियर। अब अगर सवाल थोड़ा सा टेढ़ा आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान में, तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.2%, और जबकि महिला साक्षरता ऑल ओवर राजस्थान की बता रहा हूँ मैं, ऑल ओवर राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता 79.2 है, और महिला साक्षरता है आपकी 52.1%, 52.1%, सॉरी मैंने 51 लिख दिया, 52.1% और 79.2%। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो
सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है कोटा की। किसके? कोटा की। कितनी है अभी? 65.9% है, जबकि मैंने न्यूनतम साक्षरता आपको बता दी है। तो अब बढ़ते हैं आगे। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 6 का, मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, मान सिंह की बात कर लो तो मिर्ज़ा राजा मान सिंह थे, यानी मान सिंह प्रथम। एक मान सिंह द्वितीय भी आएगा इसमें, और मान सिंह तृतीय भी है कच्छावा राजवंश में। तो इसके बारे में देखो, कच्छावा राजवंश क्या है, तो कुछ फैक्ट मैं आपको शानदार वाले बताता हूँ जो कि आपको याद भी रखना है। देखो, कच्छावा जो वंश है ना, इसके जो शासक है वो स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है। दूसरा, कच्छावा वंश का जो आदर्श वाक्य है ना, वो क्या लिखा हुआ तो मैं बता देता हूँ। यतो धर्मस्ते, यतो धर्मस्ते, यतो धर्मस्ते जियते, ये पूछा हुआ वाक्य है कि कौन से राजवंश का आदर्श वाक्य है। तो आपको याद रखना है कच्छावा राजवंश, कछुआ राजवंश का आदर्श वाक्य है आपका। ठीक है। अब देखो, मैं और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कच्छावा राजवंश के बारे में। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार बात करें तो कुर्म नामक जो रघुवंशी शासक था, शासक की संतान होने के कारण ये कुरुवंशी कहलाए, जो धीरे धीरे कच्छावा बन गए। इसके अलावा आमेर लेख के अनुसार, आमेर लेख के अंदर, आमेर का जो शिलालेख या अभिलेख है आपका, इसमें जो कच्छावा वंश के जो शासक हैं उन्हें रघुवंश तिलक कहा गया। भाई ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बन चुका है, वापस से चांस है। दूसरा, कच्छाओं की उत्पत्ति का मूल स्थान जो है ना आपका, वो नरवर एमपी है। आपको याद रखना कौन सा है, नरवर एमपी। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बन सकता है कि कच्छावों की उत्पत्ति का मूल स्थान क्या है, नरवर एमपी। कच्छावा वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है कच्छावा राजवंश का जो संस्थापक है वो तेजकरण है, जिसे दूल्हे राय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? दूल्हे राय। ठीक है, दोनों ही एक ही शासक है, अलग अलग नहीं। ठीक है। इसके अलावा कच्छावा राजवंश की कुल देवी की बात कर लो तो कच्छावा राजवंश की जो कुल देवी है वो है जमवाई माता। कौन सी माता? जमवाई माता। जबकि आराध्य देवी की बात कर लो तो शीला माता है, शीला माता। ठीक है भाई, मैंने कहा कुल देवी तो जमवाई माता, आराध्य देवी शीला माता। ठीक है। और कच्छावा राजवंश की 4 राजधानियां रही है। पहली राजधानी आपकी दौसा, दूसरी राजधानी आपकी जमवाई रामगढ़। तीसरी राजधानी की मैं बात कर लूँ तो तीसरी राजधानी जो थी आपकी वो थी आमेर। कौन सी थी? आमेर। और चौथी राजधानी की बात कर लो तो आपकी जयपुर, जो कि वर्तमान में राजस्थान की कैपिटल है। ये 4 राजधानी आपकी कच्छावा राजवंश की रह चुकी हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। मानसिंह जो है, मानसिंह 7,000 का मनसब प्राप्त करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति भी थे और सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाले भी थे। इन्हें फरजंद की उपाधि बादशाह अकबर द्वारा दी गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना। इन्होंने 3 सूबों की सूबेदारी भी दी गई थी। ठीक है, एक तो आपका काबुल, एक आपका बिहार, एक आपका बंगाल। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना है कि मानसिंह ने मुगलों की कितने वर्ष सेवा करी थी? तो 52 वर्षों तक सेवा करने वाले जो शासक थे वो मिर्जा राजा मानसिंह थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसके लिए तो आप सभी को पता है कौन सी नदी फेमस है, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज़ फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी? यानी चंबल। कौन सी नदी? चंबल। अब चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखो, चंबल नदी का उद्गम स्थल है आपका जाना पाओगे पहाड़ी, एमपी से आती है। क्लियर। राजस्थान में जो घुसती है वो 84 गढ़ से घुसती है। कहाँ से घुसती है भाई? 84 गढ़ से घुसती है। क्लियर। और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। क्लियर। 6 जिलों के अंदर बहती है चंबल नदी। ठीक है। और चंबल नदी भारत के कुल कितने राज्यों में बहती है? तो ये भी आपको याद रखना, 3 राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी और आपका राजस्थान। ठीक है, इन 3 राज्यों के अंदर बहती है। क्लियर।
बिल्कुल आपको याद रखना। देखो आज मैं इस नदी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि चंबल नदी भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है, ठीक है। चंबल नदी जो है ना, चंबल भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है, क्लियर। दूसरा, इसे कामधेनु और चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा देखो आज इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, देखो याद रखना। मान लो ये आपकी चंबल नदी है, ये बेरी है, क्लियर। अब सवाल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ कि चंबल नदी की बाई तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ठीक है, ये आपकी चंबल नदी है, तो ये तो आपका दाई तरफ हो जाएगा, ये आपका बाया तरफ हो जाएगा। तो बाई तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं, देखो बनास नदी, ठीक है, कुराल नदी, बामनी नदी, चाकण नदी, मैज नदी, ठीक है, क्लियर। ये नदियाँ मिलती है आपकी बाई तरफ से, जबकि दाई तरफ से जो नदी मिलती है पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, कूनू नदी और आलनिया नदी, ये मिलती। कुल 10 चंबल नदी की सहायक नदियाँ, तो मैंने आपको बता दिया बाई तरफ से मिलने वाली और दाई तरफ से मिलने वाली, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, ये आपको बताना। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन सा स्थान नहीं, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा थली नहीं है भाई। लूनी नदी का जो अपवास क्षेत्र होता है वो थली कहलाता है, ठीक है। लेकिन कांठल तो आपका प्रतापगढ़ में है। 56 का मैदान बिल्कुल है आपका राजस्थान के दक्षिण में। ये देवलिया, ये भी आपका राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो कांठल का ताजमहल जो कहा जाता है काका जी की दरगाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। 56 का मैदान का निर्माण माही नदी करती है। कौन सी नदी करती है, माही नदी के द्वारा 56 का मैदान का निर्माण किया जाता है। और माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये दक्षिण में घुसकर वापस दक्षिण में ही मुड़ जाती है, यानी अंग्रेजी का उल्टा यू की आकार में बहती है। इस तरह से घुसती है और इस तरह से निकल जाती है। इस पर 2 बांध बने, एक तो कड़ाना बांध, एक माही बजाज सागर बांध। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास से। किससे था भाई, जय नारायण व्यास से था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जय नारायण व्यास को क्या क्या कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है, शेर ए नायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और मारवाड़ का लोक नायक के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किलकिला तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, तो किलकिला तोप जो है आपके मेहरानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ में बहुत सारी तोपें, यहाँ से कई बार सवाल भी बना मेहरानगढ़ की तोपों से। किलकिला, गज्जक, नुसरत, धूड़ ढाणी, ठीक है, और नागपल्ली, ये सारी जो तोपें पड़ी है ना, ये आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में पड़ी हुई। और मेहरानगढ़ जोधपुर एकमात्र ऐसा किला है जिसे ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है आपको, ठीक है। और इसका जो निर्माण है कौन सी पहाड़ी पे, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ। इसका निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था, आपके राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोसुंडी, ठीक है। गोसुंडी गांव ये आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यही से इसी अभिलेख से आपको वैष्णव धर्म की प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है, तो 12 के अगर राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कर्मिक कालक्रम है, तो 13 की अगर मैं बात करूं तो हमीर, हमीर के बाद आए थे सैतर सिंह, सैतर सिंह के बाद आए थे राणा लाखा, राणा लाखा के बाद आए थे मोकल, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा सुशीर वाद्य नहीं। अलगोजा भी है, मसक भी है, नड भी है। रवाज जो है ना, ये तत्व वाद्य यंत्र है भाई। कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र, क्लियर। जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ठीक है, वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट,
यानी जल क्षेत्र आजीविका सुधार में आपकी जायका काम करती है, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ? तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 नंबर, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा विंसेन, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महान सीमा वृंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो कोटा से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, सवाईमाधोपुर से, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता, बूंदी और करौली और ऐड कर लो, बूंदी से भी गुजरता है, करौली से भी गुजरता है। क्लियर। बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी, सुर्रा का संबंध है। तो ये सब आपके दर्रा के नाम है, जो कि पहले अजमेर में पड़ते थे, अब ब्यावर नया जिला बन गया, तो ये ब्यावर जिले में शामिल हो चुके हैं। क्लियर। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, मतीराम भाई। ललित ललाम का जो ग्रंथ किनका है? मतीराम का है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर रहा है। कौन सा? श्री गंगानगर, केवल 10%। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका बाड़मेर था। कौन सा था? बाड़मेर, 32.5। कितना? 32.5 इनकी जनसंख्या वृद्धि दर थी। कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित थी? ये विवाह का संस्कार है भाई। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर अफीम और शराब से है भाई। कुसुम्बा का जो संबंध है ना आपका अफीम और शराब से। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल महाराणा भोपाल सिंह ने किया था। किसने? महाराणा भोपाल सिंह ने। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब हुई है? तो 23 ये जो है इसकी फिक्स तिथि नहीं पता, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। इसकी 2 तिथियाँ दे रखी है, हमेशा उन 2 में कन्फ्यूज़न होता है। कोई कहता है 1985, कोई कहता है 1987, तो इसलिए आप चेक कर लेना। 24 की मैं बात कर लेता हूँ। तो किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, साइली देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमल देवी ने चलवाए थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रड की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये मारवाड़ी की उपबोली है भाई, ठीक है, जो कि बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है ड्रड की, ठीक है। अब आगे आ जाओ। देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना। हमीर रासो जोधराज, बिसलदेव रासो नरपति नाले, खुमान रासो जयानक, संगत रासो गिरधरासिया। तो 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा खुमान रासो जयानक का नहीं है। पहली बात तो खुमान रासो के जो लेखक है वो है दलपत। कौन है भाई? दलपत। और जयानक की जो बुक है आपकी वो है पृथ्वीराज विजय। कौन सी बुक है भाई? कौन सा ग्रंथ है इनका? पृथ्वीराज विजय। क्लियर। बाकी हमीर रासो जोधराज और सारंगधर का है ये, बिसलदेव रासो नरपति नाले का, संगत रासो गिरधर आसिया का भी। संगत रासो किसने लिखा था? गिरधर आसिया ने लिखा था। सोमपुरा शैली जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है आपको बताना है। तो ये स्थापत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि आपके सामने है, देख लेते हैं। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बताइए। तो देखो माही अरब सागर में जाती है आपकी। क्लियर। माही के अलावा बात कर लो तो मैं साबरमती भी जाती है आपकी, लूनी भी जाती है। तो ये तीनों ही नदियाँ आपकी कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ACD हो जाएगा। और जबकि चंबल नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहाँ ले जाती है भाई? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? तो सबसे ज़्यादा शहरी आपके कोटा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? कोटा में।
और जबकि सबसे ज़्यादा ग्रामीण डूंगरपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर। ठीक है, क्लियर भाई। सबसे ज़्यादा आपके शहरी तो कोटा में रहते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामीणों की मैं बात कर लूँ तो ये डूंगरपुर में आपके रहते हैं। बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर में पड़ते हुए बाप बोल्डर बेट। बाप बोल्डर बेट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, बड़े बड़े जो गोल पत्थर होते हैं ना उन्हें बाप बोल्डर बेट कहा जाता है, और ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। दूसरा, आप क्लास को ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँ और बेहतरीन क्लास आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो जितने भी मुझसे जुड़े हुए साथी, उनसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर भी करें और लाइक भी करें। लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं करते हो आप, एक तो लाइक भी करें, है ना।